हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बीपीएससी 4.0 में सामाजिक अध्ययन को लेकर। स्पेशली ये वीडियो हिस्ट्री और पॉलिटी वाले स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिनका मेन सब्जेक्ट जो होगा वो हिस्ट्री और पॉलिटी होगा। इसके अलावा जीएस में जो इंडियन नेशनल मूवमेंट के 10 क्वेश्चन आते हैं उनके लिए भी वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, पर आज की ये वीडियो हिस्ट्री और पॉलिटी वाले स्टूडेंट्स के लिए है। तो और जो जिन भी बच्चों ने एनसीईआरटी को अच्छी तरीके से पढ़े होंगे लाइन बाय लाइन, वो आप महसूस करेंगे कि एक एक लाइन एक एक पॉइंट जो मैं बता रही हूँ वो पूरे एनसीईआरटी बेस्ड पर हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरा ये पॉइंट्स, मेरा एक्सप्लेनेशन अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, तूफानी हिंदू किसे कहा गया? ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तूफानी हिंदू कहा जाता है स्वामी विवेकानंद को। शायद ही ऐसा कोई भारतीय होगा जो इस नाम से परिचित नहीं होगा। अब स्वामी विवेकानंद के को जानने से पहले, या तूफानी हिंदू उन्हें क्यों कहा जाता है जानने से पहले, हम 1893 के इस काल को ध्यान से समझेंगे। तो 1893 का जो ये सन होता है, ये भारत के लिए, भारतीयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पहला तो इसमें स्वामी विवेकानंद शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, श्रीमती एनी बेसेंट, जिनको जो आगे चलकर इन्होंने जो भारत आई थी वो इसी सन में आई थी, 1893 में भारत आई थी। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके साथ वो बताई कि वे वाराणसी शहर में रहने लगी थी। वाराणसी क्या था? भारत का ही हिस्सा है, जो आज भी बहुत ही अहम है। भारत में आई थी। इसके अलावा इन्होंने आगे चलकर क्या किया था? होम रूल लीग की स्थापना की थी बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर। ये इंपॉर्टेंट हो गया। तीसरा पॉइंट जो यहाँ पर है, तो शेख अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए महात्मा गांधी 1893 में ही साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका गए थे। और स्वामी विवेकानंद जो है सर्वधर्म सम्मेलन शिकागो में जो पार्टिसिपेट किए थे वो 1893 में हुए थे। ठीक, तो ये 5 पॉइंट तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब जैसे ही उनको 2 मिनट बोलने का समय दिया जाता है, तो स्वामी विवेकानंद अपना भाषण देना जैसे ही प्रारंभ करते हैं, वो भाषण की शुरुआत ही करते हैं कि अमेरिका में मेरे भाइयों बहनों, वाकई बता रहे हैं कि सिर्फ उनके इस भाषण से, उनके सिर्फ 2 मिनट के बोलने के इस भाषण से पूरी सभा में तालियों की गड़गड़ाहट प्रारंभ हो गई। और ना सिर्फ तालियों की गड़गड़ाहट प्रारंभ हुई, भारत जैसे एक देश जो उस समय, ध्यान रखिएगा, भारत को आज़ादी मिली है 1947 में, यानी 19वीं शताब्दी में की अगर बात करें, तो भारत को विश्व के सर्वोच्च देशों में लाकर खड़ा कर दिया स्वामी विवेकानंद। मात्र एक संभाषण से, एक भाषण से उन्होंने क्या किया कि भारत को विश्व के सर्वोच्च देश में लाकर खड़ा कर दिया। अब स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं, तो इनको ही तूफानी हिंदू कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है 1893 से रिलेटेड, वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक, अब ये इसमें एक और जो पॉइंट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यहाँ पर स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं 1897 में। ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन, सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑब्स्टिकल्स द हिंदू रिलीजियन। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे द हिंदू रिलीजियन, ये किसने स्थापित किया था? तो ये स्टार्ट किया था, इसे स्थापित किया था चापेकर बंधुओं ने। अब इनसे रिलेटेड भी 3 पॉइंट मैं आपको बताती हूँ कि चापेकर बंधुओं का नाम कभी कभी पूछता है। चापेकर बंधु कहाँ से संबंधित है, उनके बारे में आप थोड़ा सा जानकारी रख लीजिए। तो चापेकर बंधु 2 भाई थे, एक का नाम था बालकृष्ण चापेकर और दूसरे का नाम था दामोदर चापेकर। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, दामोदर चापेकर। इन दोनों ने क्या हुआ था, इन दोनों ने प्लेग की जातियों से प्रभावित होकर पूना के चापेकर बंधुओं ने प्लेग अधिकारी रैंड, ध्यान रखिएगा ये भी नाम इंपॉर्टेंट है, रैंड और एयस्टर्स की हत्या कर दी थी। ठीक है, एयस्टर्स की हत्या कर दी थी, इसीलिए चापेकर बंधु फिर क्या होते हैं, सामने आते हैं। तो रैंड और एयस्टर्स की हत्या जो है इन्हीं चापेकर बंधुओं ने की थी, जिन्होंने सोसाइटी फॉर द, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, ये संस्था है, ये बहुत ही गुप्त संस्था है। और गुप्त संस्था का आपको पता है कि गुप्त संस्था का नाम अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो जब हम कुछ ऐसी सीक्रेट संस्थाओं के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं, तो उसमें ये नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो है सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑब्स्टिकल्स द हिंदू रिलीजियन, चापेकर बंधुओं ने स्टार्ट की थी। इन्होंने रैंड एयस्टर्स की हत्या कर दी थी प्लेग की जातियों को सहते हुए। और इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भी 1893 में ही इन्होंने इस सोसाइटी की स्थापना की थी, इस ऑर्गेनाइजेशन को स्थापित किया था 1893 में। तो देखिए कितने पॉइंट्स, एक क्वेश्चन से लगभग 5 से 6 पॉइंट्स आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बता रही हूँ। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आगे क्वेश्चन,
रूस में इमैलियन पकाचोव ने कृषक विद्रोह का नेतृत्व कब किया? तो 1773 से 1775 के बीच में। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज जो बता देती हूँ वो ये है कि रूस को हम कुछ ऐसे समझ सकते हैं। रूस बहुत बड़ा कंट्री था। रूस के बारे में पढ़ने से पहले रूसी क्रांति आपको 1905 और 1917 ये दोनों सन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर हम रूस के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तो रूस का क्या होता है कि आज भी 90% हिस्सा जो होता है वो बर्फ से ढका हुआ होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ था, उस समय रूस में जार का शासन चल रहा था। आपको पता है कि रूस के जो शासक होते थे उनको जार कहा जाता था, जार निकोलस द्वितीय, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है। तो जार के शासक जो लोग थे उनकी जनता के प्रति बहुत ही आदर सम्मान का भाव होता था। लेकिन 1905 का समय एक ऐसा मात्र समय है जब जापान जैसे एक छोटे से देश ने रूस को पराजित कर दिया। एक युद्ध होता है, उस युद्ध में रूस को पराजित होता है। रूस पराजय के साथ ही वहां की जनता का जार के प्रति जो सम्मान प्यार था वो धीरे धीरे टूटता चला गया और बिखरता चला गया। एक पहला रीजन ये था। दूसरा रीजन क्या था, कृषि के अतिरिक्त वहां पर उद्योगों पर ज्यादा बल दिया जाता था। औद्योगिक कल कारखानों की शुरुआत होती है। आपको पता है कि 19वीं शताब्दी में औद्योगिकरण की शुरुआत पूरी तरीके से क्या हो चुकी थी। अब रूस भी उसमें क्या कर रहा था कि रूस के जो जार थे वो चाहते थे कि हम विदेशों में पूंजी निवेश करें और विदेशों से पूंजी निवेश से हमें क्या होगा कि हमारे यहाँ नए नए उद्योग स्थापित किए जाएंगे, लोगों को ज्यादा से ज्यादा नौकरियां मिलेंगी। इससे हमें दो फायदे होंगे, एक हमारा उद्योग क्या होगा, बढ़ता जाएगा। दूसरा जो यहाँ की बेरोजगारी है, क्योंकि यहाँ पर क्या होती थी कि बहुत ज्यादा कृषि नहीं हो पाती थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि कृषि बिल्कुल नहीं होती थी, कृषि योग्य भूमि नहीं थी, कम थी, लोग करते थे, खेती करते थे, लेकिन उद्योगों का विस्तार ज्यादा हो रहा था। इसके अतिरिक्त वहां पर उस समय रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, जिसके कारण उद्योगों की जो बढ़ोतरी थी वो उसके होने के चांसेस ज्यादा बढ़ गए। लेकिन क्या होता है कि 1905 में जब रूस हार जाता है जापान जैसे एक छोटे से देश से, तो क्या होता है कि लोगों का जार के प्रति जो सम्मान था वो क्या होता है, वो टूट जाता है। फिर धीरे धीरे जितने भी कल कारखाने बने हुए थे उनसे मजदूरों को क्या करने लगते हैं, निकाला जाने लगता है, छटाई शुरू कर दी जाती है। और फिर हम उसी के बारे में खूनी रविवार के बारे में पढ़ते हैं कि एक संडे का दिन आता है कि सभी मजदूर इकट्ठे हो जाते हैं और फिर रूस के इस जारशाही शासन व्यवस्था को पूरी तरीके से क्या करते हैं, हटाते हैं, मना करते हैं और विद्रोह करते हैं। और ये सब पॉइंट जो बनते हैं वो रूस की क्रांति का आधार आगे चलकर बनते हैं। ये सब हम जब रूस की क्रांति को पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में तो मैं आपको बताऊंगी। आज मैंने ये चीजें थोड़ी थोड़ी मोटे तौर पर आपको बताई है ताकि आप जान सकें कि कृषक विद्रोह वहां पर हुआ था जिसमें 1773 से 1775 के बीच में इमैलियन पकाचोव ने इसका नेतृत्व किया था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे है क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में पहली बार चेचक का प्रकोप कब स्टार्ट हुआ? ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम दक्षिण अफ्रीका के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। तो आपको पता है कि दक्षिण अफ्रीका में अभी की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला जो होते हैं, जो वहाँ के दक्षिण अफ्रीका का संविधान जब हम पढ़ते हैं तो नेल्सन मंडेला के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी रखते हैं। अब नेल्सन मंडेला जो थे वो खुद एक क्या थे, अश्वेत थे और नस्ल भेद का शिकार हुए थे। 28 वर्ष तक जेल में रहे। क्यों? क्योंकि नस्ल भेदी का शिकार हुए थे और 28 वर्षों में जेल में रहने के बाद से इन्हें जेल से छोड़ा जाता है। उसके बाद ये अश्वेत प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं साउथ अफ्रीका के। हालांकि दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत लोग जो थे वो बहुसंख्यक थे, वहीं गोरे लोग जो थे, श्वेत लोग जो थे वो अल्पसंख्यक थे। लेकिन अल्पसंख्यक लोगों ने बहुसंख्यक लोगों का पूरी तरीके से क्या किया, शोषण किया और दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत लोगों की स्थिति बद से बदतर की। अब इसमें क्या होता था कि दक्षिण अफ्रीका का एक केप टाउन शहर है, केप टाउन में पहली बार चेचक का प्रकोप जो है वो 1755 में दिखा। अब चेचक जैसी बीमारी लोगों को पता कैसे चली? तो नाविकों के द्वारा पता चली। क्यों? क्योंकि क्या होता था कि उस समय यहाँ से लोगों को, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया कि साउथ अफ्रीका में केप टाउन में पहली बार चेचक का प्रकोप 1755 में देखने को मिला। इसके अलावा मैंने आपको नेल्सन मंडेला के बारे में बताया, 28 वर्ष तक तो वो जेल में रहे। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका का संविधान बहुत ही प्रारंभिक तरीके से और बहुत ही अच्छी तरीके से क्या किया गया, रिटर्न किया गया, राइट किया गया। और वो आज जो है वो भारतीय संविधान के अगर देखा जाए तो साउथ अफ्रीका का संविधान जो है वो एक बहुत बड़ा आदर्श प्रस्तुत करता है। क्यों? क्योंकि अश्वेत होते हुए भी नेल्सन मंडेला ने श्वेत लोगों के साथ किसी भी तरीके की नस्ल भेदी का शिकार, जिसका वो खुद शिकार हुए थे, उन्होंने किसी भी तरीके का कोई भी मतलब विरोध नहीं किया, कुछ भी उन लोगों का शोषण नहीं किया जिसका वो खुद शिकार हुए थे उन्होंने। और इस तरीके से
साउथ अफ्रीका का जो संविधान बनता है वो लिखित बनता है, उसके बाद हर वो पॉइंट्स को डिनोट किया जाता है कि आगे चलकर कभी भी श्वेत लोग इस बात से को ना उठा सकें कि अगर हमने आपके साथ गलत किया है तो आप भी हमारे साथ क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए एक बाकायदा एक संविधान बनता है, लिखित संविधान, उसके बाद एक एक पॉइंट्स को लिखा जाता है। और आज ये एक आदर्श संविधान के रूप में अगर पूछा जाए तो साउथ अफ्रीका का भी संविधान जो है वो एक आदर्श संविधान के रूप में प्रस्तुत किया गया। वहां पर नाविकों द्वारा चेचक पहली बार देखने को या प्रारंभ हुआ था। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितने फैक्ट्स मैं बता रही हूँ सब एनसीईआरटी बेस्ड है। अपने एनसीईआरटी पढ़िए, आप उठाइए, देखिए कि ये सारे पॉइंट जो बता रही हूँ वो सब आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आगे क्वेश्चन, और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, कि कौन से दशक में अंतर्राष्ट्रीय दास व्यापार अपने चरम उत्कर्ष पर था। तो 1770 से लेकर 1780 का जो दशक माना जाता है वो अंतर्राष्ट्रीय दास व्यापार के रूप में माना जाता है। अब क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय दास व्यापार अपने चरम उत्कर्ष पर था 1770 से 1780 के दशक में। तो उपनिवेशिक शक्तियां जो थी वो दास व्यापार बड़ी जोर से कर रही थी। क्या होता था कि क्या होते थे, बहुत कम पैसों में दासों को खरीदा और बेचा जाता था। अब क्या होता था कि जो औपनिवेशिक शक्तियां थी, मतलब कि जैसे किसी कंट्री में, जैसे अमेरिका मानते हैं, तो आपको पता है कि अमेरिका भी क्या थी, 13 कॉलोनीज में क्या थे, यूरोप का या ब्रिटेन का क्या था, डिवाइड था। बाद में अमेरिकी क्रांति होती है और इन सभी अमेरिकी क्रांति क्या होती है, इन सारे उपनिवेशों का क्या करती है, यहीं पर पूरी तरीके से विरोध होता है। और अमेरिका क्या होता है, अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम होता है और उसके बाद अमेरिका स्वयं को क्या करता है, स्वतंत्र घोषित करता है। ठीक उसी तरीके से अब जब भी किसी तरीके का कुछ ऐसा होता था तो दासों की जरूरत, यानी काम करने वाले कारीगरों को, चाहे श्रमिकों के लिए, चाहे उद्योग में लगने वाले कारीगरों की जरूरत वहां पर हमेशा पड़ती थी। तो यहाँ पर क्या होता था कि दासों को खरीदा और मतलब आज जैसे हम चीज सामान का एक देश से दूसरे देश में या एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार करते हैं, उस समय दासों का व्यापार होता था। यानी किसी भी देश में चले जाइए और यहाँ पर स्पेशली अश्वेत लोगों के साथ पूरी तरीके से क्या होती थी, बहुत ही ज्यादा उनका शोषण होता था। इसलिए दास में अधिकतर आपको जो देखने को मिलते हैं, अगर हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो उसमें अश्वेत लोग देखने को मिलते हैं। तो क्या होता था कि लाखों अश्वेत लोगों को, ध्यान रखिएगा ये संख्या करोड़ मतलब सैकड़ों में नहीं थी, लाखों में, लाखों अश्वेत लोगों को जो अफ्रीकी लोग होते थे प्रत्येक वर्ष अटलांटिक के पार भेजा जाता था, यानी अटलांटिक महासागर, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अटलांटिक महासागर के पास क्या किया जाता था, उन्हें बेचा जाता था, जिसमें 2/3 तो यात्रा के दौरान ही मर जाते थे। यानी उनका जो, आपको पता है कि जो अफ्रीका के मूल निवास स्थान हैं, जो अफ्रीका के मूल निवासी हैं, जो वहाँ रहते हैं प्रॉपर, उनके लिए वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति होती है, जो जलवायु होती है, जो जलवायु कंडीशन होती है, वो उनके बॉडी के अकॉर्डिंग क्या होती है, वो ढलने लगते हैं उसी जलवायु के अकॉर्डिंग। अचानक से उनको खरीद लिया जाता है और उनको दूसरे जगह भेजा जाता है, एक दूसरे महासागर में, एक दूसरे कॉन्टिनेंटल में, एक दूसरे द्वीप में भेजा जाता है, जहां पर उनकी जलवायु स्थिति क्या होती है, उनके शरीर के हिसाब की नहीं होती है। यही कारण था कि 2/3 जो दास होते थे, जो अफ्रीकी अश्वेत लोग होते थे, वो रास्ते में ही दम तोड़ देते थे। तो ध्यान रखिएगा ये दास व्यापार किस दशक में पूछा है, तो 1770 से 1780 के दशक में अपने चरमोत्कर्ष पर था, यानी बहुत ही बिल्कुल एकदम टॉप पर था, पीक पर था, जो यहाँ पर व्यापार होता था। तो ये मैंने पॉइंट्स आपको कुछ बता दिए हुए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर करिए, और इसके अलावा जो भी पॉइंट्स आपको आगे मिलेंगे वो सब एनसीईआरटी बेस्ड में होंगे। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।